अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अमन की खातिर इंडिया को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन और सलामती चाहता है। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हम हल करना चाहते हैं। defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. We wanted peace. We want peace and we will work for peace in the region through talks on the table and resolve our outstanding issues, including Kashmir problem according to the resolutions passed by सिक्योरिटी काउंसिल। जहां एक जानिब पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, वहीं इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दफा फिर धमकियों पर उतर आए हैं। इंडियन रियासत गुजरात के शहर भूज में खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी का क्या कहना था, उन्हीं की जुबानी सुन। आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। वो बिल्कुल उसी तरह बात कर रहे थे जिस तरह बॉलीवुड की फिल्मों में डायलॉग जो हैं वो मारे जाते हैं। और राफेल जो है उनके खुद अपने तज्जियाकार बता रहे हैं कि राफेल जैसा तैयारा आपको उड़ाना नहीं आता, वो चूज़ों की तरह पाकिस्तान ने गिराए। अब आपको बताते चले नाज़रीन के भूज वो इलाका है जिसका एयरबेस पाकिस्तान एयरफोर्स ने तबाह कर दिया था और इसी एयरबेस पर नस्ब इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 नाकारा बना दिया गया था। नरेंद्र मोदी की इस धमकी आमेज तकरीर के जवाब में DGISP जनरल अहमद शरीफ चौधरी का खैबर पख्तूनख्वा के तालिब इल्मों से उन्होंने खिताब किया। क्या उन्होंने कहा, खुद ही सुन लें। कि यहाँ के आवाम और यहाँ की फौज एक दूसरे से दूर है, हरगिज़ नहीं। ये कौम, ये फौज हमेशा से ऐसी थी और ऐसी रहेगी। बहादुर आवाम और कबाइल से कहता हूँ, आज दोबारा वक्त आ गया है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में उनके सिलसिले में इंडिया के पार्लिमानी अरकान पर मुश्तमिल 7 वफूद अमरीका, यूरोप, अफ्रीका और मशरक़ वस्ता के ममालिक रवाना हो चुके हैं। 21 मई से 5 जून तक मजमूई तौर पर 32 ममालिक का वो दौरा करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के रहनुमा संजय झा की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर, जबकि बीजेपी के रहनुमा बजीनत पांडे की क़यादत में वफ्द जो है वो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया के दौरे पर है। शिवसेना के रुकन पार्लिमान शरिकांत शंदे की क़यादत में इंडियन पार्लिमानी अरकान का वफ्द UAE, लाइबेरिया, कांगो और सेरेलोन रवाना हो चुका है। और कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर, जिनकी पार्टी की इजाज़त इसमें शामिल नहीं थी, उनकी क़यादत में वफ्द US, पनामा, घाना, ब्राज़ील और कोलंबिया के दौरे पर जो है वो रवाना हो चुका है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविशंकर प्रसाद की क़यादत में वफ्द बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, इटली और डेनमार्क रवाना हो चुका है। DM की रुकन पार्लिमान कानी मूजी सेन जो है वो यूनान, स्लोवेनिया, लिथुआनिया और रूस जाने वाले वफ्द की क़यादत कर रही हैं, जबकि NCP की रहनुमा सुप्रिया सोले की क़यादत में इंडियन पार्लिमानी वफ्द मिस्र, कतर, इथियोपिया और जनूबी कोरिया का अफ्रीका का दौरा करेगा। जबकि पाकिस्तान का वफ्द साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो की क़यादत में जून के पहले हफ्ते में दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स जाएगा। इंडिया दुनिया भर में अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने में मसरूफ़ है, लेकिन इंडिया के अंदर उठने वाली आवाज़ें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इंडियन तज्जियाकार और मुसन्नफ़ आदे शिकला के मुताबिक इंडियन मोदी के हिंदुत्व शिद्दत पसंद नज़रिए गढ़ बन गया है। मोदी की पॉलिसी के बायस इंडिया दुनिया भर में रुस्वा हो चुका है। The Hindutva brand of religiosity, which we have been seeing in the last 10 to 12 years, it reeks of intolerance to opinions, ideas, lifestyles, anything you can think of which is part of your culture. It reeks of intolerance. It does not tolerate or accept other forms of language, religion. It is imbued increasingly with Islamophobia. It has a very strong content of regionalism, hyper-nationalism,
दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में कलअदम तंजीमों की दहशतगर्दों की सरपरस्त आला बन चुकी है। बलूचिस्तान में इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मुआवनत से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बेनकाब होती जा रही हैं। इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के कलअदम तंजीमों के इलाज मुआवजे के साथ साथ सरकारी रवाबित भी कायम है। इंडियन चैनल्स के एंकर्स ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि इन तंजीमों का दफ्तर दिल्ली में होना चाहिए था। गुज़श्ता हफ्ते लाइव विद आदिल शाज़ेब में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बयान सरफराज बुख्ती का भी यह कहना था कि बलूचिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को इंडिया की पुष्पनाही हासिल है। मासूम बच्चों पर हमला करने वालों की कोई कौम या मजहब नहीं। मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और हमें जब इंडियन सुबकी हुई उस तकब्बुर का वो तकब्बुर जब खाक में मिला तो हमें पूरी तरीके से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि बलूचिस्तान में उनकी जो प्रॉक्सीज हैं और वो कुछ ना कुछ करना चाहती है। उसके बाद हमें ये तवक्को नहीं थी कि बच्चों तक आ जाएंगे। मासूम बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे और उनको मारने वाले, उनके लिए कोई पाकिस्तानी सोसाइटी में जगह नहीं है। और बहैसियत बलोच मैं आपको बता दूं कि ये अब बलोच कहलाने के लायक नहीं है, दहशतगर्द हैं और इन्होंने दहशतगर्दी और बर्बरियत का मुजाहरा किया। मैं समझता हूं कि इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर कहीं पर भी नहीं है। बात करें पाकिस्तानी सियासत की, एक बार फिर पीटीआई की जानिब से दावे शुरू हो गए कि बानी पीटीआई ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। लेकिन इस मरतबा ऐसे दावे करने वालों को जवाब भी पीटीआई के अंदर से ही आया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर के मुताबिक वर्कर्स अपने जज्बात काबू में रखें, उम्मीद है बानी पीटीआई ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। जबकि बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने बानी की रिहाई से मुतालिक बयानात को अवाम का टेम्परेचर ठंडा करने की कोशिश करार दे दिया। मैं अपने वर्कर, सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, इंशाल्लाह ईद से पहले खान साहब का केस। दूसरे दिन एक वीलॉग निकलता है कि खुशखबरी आने लगी है ईद से पहले। कोई कहता है कि 2 हफ्ते में इमरान खान निकल रहे हैं, कोई कहता है कि अमेरिकन आ गए हैं। ये चाहते हैं कि आपका टेम्परेचर ना बढ़े, आप उम्मीद में बैठे रहें कि इमरान खान निकल रहे हैं। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब। नारायण साहब, बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक तो ये बताइएगा, 4 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं और बड़ा अचानक ये प्लान बना क्या कोई स्ट्रेटेजिकली एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है? क्योंकि ये वो मुमालिक हैं जिन्होंने बड़ी खुलकर पाकिस्तान की जो है वो हिमायत की। नहीं, स्ट्रेटेजिकली कोई ब्लॉक नहीं बनने जा रहा, ना कोई ऐसी बात है। मामला ये है कि इन ममालिक ने पाकिस्तान का एक ऐसे मौके के ऊपर, जब पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो था वो दुरुस्त था, पाकिस्तान जो है वो एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे सही स्टांस लिए हुए था और वो अग्रेसिव नहीं था, डिफेंसिव था। और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम बग़ैर किसी तहकीक के लग रहा था, उसके लिए अपने आप को वो दुनिया के सामने और इवन यानी सिक्योरिटी कौंसिल में उसने करारदाद जो है वो पेश की, मज़म्मत की उस वाक़े की। और वहाँ पे भी इस बात का इरादा किया कि हम ख़ुद को जो है वो किसी भी इंक्वायरी या कमीशन के सामने जो है वो पेश करने, अपनी सफाई देने को तैयार हैं। तो ऐसी सूरत में हिंदुस्तान जो है वो मोदी के ज़ेरे असर, जो कि उनका एक अग्रेशन का और अखंड भारत का उसका जो एक ख्वाब है, उसके तहत जो अग्रेशन उसने किया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान ने अपना एक मौसर दिफा किया, तो उस मौके के ऊपर जिन ममालिक ने जो है वो पाकिस्तान का साथ तो खैर सभी ने दिया, अमेरिका तक ने साथ दिया, ट्रंप साहब ने उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया, चाइना से बेहतर या ज़्यादा और कौन कोई हमारी मदद कर सकता है। लेकिन ये 4 ममालिक भी जो है इन्होंने एक आउट एंड आउट जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो वज़ीर आज़म साहब उनका शुक्रिया अदा करने के लिए जो है वो वहाँ पे तशरीफ़ ले गए हैं और यकीनन इस तरह का एक दौरा वो ख़ुद दूसरे ममालिक का भी करेंगे। अच्छा राना साहब, दूसरा बताइएगा कि आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, पाकिस्तान को मुखातिब होकर वो कह रहे थे
कि रोटी खाओ रोटी वरना मेरी गोली तो है। तो क्या जवाब देंगे उसको? शहबाज शरीफ साहब की दूसरी जानिब स्टेटमेंट उठा के देखें, वो कह रहे हैं अमन की खातिर हम इंडिया से बात करने को तैयार हैं। देखें, हम एक पुरअमन रियासत हैं और हमने जो अपना दिफा किया है उसमें भी जो हमने जो एक्शन किया उसको भी अपने दिफा की खातिर किया। हमने अमन की खातिर जो है वो मार्का हक जो है उसमें हिस्सा लिया और उसको अल्लाह ताला ने हमें उसमें जो है वो कामयाबी दी। तो हमारा वो मार्का जो था वो भी अमन के लिए था। लेकिन मोदी जो है वो दूसरी तरफ बुचर ऑफ गुजरात है और उसकी बड़ी हजीमत हुई है। उसका तकब्बर जो है वो ज़मीन बोस हुआ है। उसकी मुतकब्बराना जो है वो सोच और जो है वो नाक उसकी जो है वो खाक आलूद हुई है। तो वो अब डैमेज कंट्रोल कर रहा है और कुछ भी नहीं है। इस किस्म की बढ़कें और इस किस्म की गुफ्तगू करके वो अपने यानी सियासी मुखालफिन जो वहाँ पे उसको उसके ऊपर जूते बरसा रहे हैं और उसके ऊपर बहुत ही कड़ी और बड़ी जो है वो हक बजानब तनकीद हो रही है। तो उससे उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। बाकी उसे ये मालूम बल्कि साबित हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में है, इस ताकत में है कि अब इसकी तरफ जो है वो उसका मैली आँख से देखना जो है ये मुमकिन नहीं है। जब हिंदुस्तान के बस में नहीं है ये बात कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। अच्छा, एक राज साहब वो शॉट हमने चला DGI SPR की आज की स्टेटमेंट है। पुख्तूनख्वा में उनका खिताब था कि जी कबाइलियों पुश्तूनों तैयार हो जाओ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसमें एक सटल सा मैसेज है अगर गौर किया जाए। नहीं, मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि कबाइलियों तैयार हो जाओ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी, मतलब यही कि आपने तैयार रहना है। 1947 में जो लड़ाई लड़ी थी ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर कबाइलियों ने ही आज़ाद करवाया था। नहीं, इंशाअल्लाह ताला अव्वल तो हमारी जो है वो कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए सफारती, अखलाकी और सियासी हमायत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान किसी किस्म का अग्रेशन या किसी किस्म का जो है वो कोई जंग करने के जो है वो दरपे नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो जो है वो जंग करेंगी, वो पाकिस्तान का दिफा करेंगी, वो कश्मीर का जो है वो दिफा करेंगी। उसमें इस किस्म के प्राइवेट लश्कर्स को जो है वो तैयार करने या उनको इस तरह की जंग में मुलव्वस करने की कोई पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की। ठीक। अच्छा राज साहब, आप अभी इंटरव्यू से पहले जो है एक बड़ी अहम कमेटी का हिस्सा हैं जो कि बजट की सिफारिशात और ओवरऑल देख रही है। क्या प्लान है गवर्नमेंट का, किस हद तक आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? ऑफ कोर्स आप तो देना चाहेंगे, लेकिन ऊपर से IMF की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, उनका भी कहना यही है कि जी आप ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या प्लान्स क्या हैं राना साहब आपके? देखें, IMF की जो भी डायरेक्शंस हैं या जो उनके साथ हमारी कमिटमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट की, वज़ीर-ए-आज़म की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि हम उनसे बिल्कुल जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, उनको हर कीमत पे पूरा करेंगे। और यही वो कॉन्फिडेंस है जो कि IMF ने दोबारा से जो है वो रिपोज किया है पाकिस्तान के ऊपर। और जो है वो अब ये जो उनकी इंस्टॉलमेंट थी मई में वो जारी हुई है। हमारी जो फाइनेंशियल टीम है अंडर दी लीडरशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब, इसी तरह से उनके साथ इकनॉमिक अफेयर के मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तो वो भी पूरी तरह से एक एक जो है वो चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एक कॉमन मैन को, आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जा सकता है।
तो हमारी भी बल्कि तमाम मिनिस्टर्स की यही जिम्मेदारी है कि वो अपना अपना जो है वो डिपार्टमेंट देखें। हम भी पॉलिटिकली भी और अदरवाइज़ भी जो है वो इस चीज़ को बैठ के इसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र कर रहे हैं कि इस मरतबा हम, क्योंकि पिछला जो बजट है वो बिल्कुल आवाम से माजरत के साथ जो है वो पेश किया गया था, क्योंकि पिछले साल हालात ही ऐसे थे और इकॉनमी की सूरत हाल ऐसी थी कि उसकी वजह से जो है वो आम आदमी के ऊपर जो है वो बोझ पड़ा। तो हम बड़े मशकूर हैं, आम आदमी के लोगों ने बड़ी मुश्किल बर्दाश्त की है और अब उन मुश्किलात की वजह से और आम आदमी के सब्र तहम्मुल और इस मुश्किल को बर्दाश्त करने की वजह से पाकिस्तान जो है वो अब इकनॉमिकली जो है वो स्टेबल हो गया है और अब आगे जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। और अब इसमें जो है वो एक हमें जो है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स में भी थोड़ा प्रेशर है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भरपूर जो है वो कोशिश हो रही है कि तनख्वाहदार तबके को भी जो है वो रिलीफ दिया जाए। बाकी जो टैक्सेशन का ओवरऑल निज़ाम है, जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, तो उनमें सब में जो है वो बतदरीज जो है वो एक ऐसी बुनियाद इस मरतबा डाली जाए कि लोगों को कुछ रिलीफ इस मरतबा महसूस हो और मिले उनको। और इंशाअल्लाह अगला बजट जो है जिसका हमारा पहले से ही ये ख्याल भी था, असेसमेंट भी थी कि 2 साल मुश्किल होंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानियाँ होंगी लोगों के लिए। तो इसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं इस मरतबा भी और अगली मरतबा भी, जो अगर इसी तरह से हालात रहे जो कि रहेंगे इंशाअल्लाह, तो पाकिस्तान जो है वो अपनी मुआशी मुश्किलात पे काबू पा लेगा। ठीक। और तो राना साहब, दिफाई बजट में इजाफा होने जा रहा है जिस तरह के हालात हैं? किस में इजाफा होने जा रहा है? दिफाई बजट जी। ये दिफाई बजट में जो है वो इजाफा नागुज़ीर है। उसकी वजह ये है कि इस मार्का हक की कामयाबी में जिन एबिलिटीज़ को, जिनके ऊपर हमने जो है वो भरोसा किया और उन्होंने हमें जो है वो कामयाबी दिलाई, तो उन चीज़ों में एक्सेल करना और बाकी जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक अपने आप को और मजबूत करना, ये वक्त का जो है वो बड़ा अहम तकाज़ा है। तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो किसी कीमत पे भी जो है वो सरफ़ नज़र नहीं हो सकता। तो उसमें होगा इजाफ़ा, लेकिन कोई ऐसा इजाफ़ा नहीं होगा कि जिससे आम आदमी की मुश्किलात में इजाफ़ा हो। ठीक। राना साहब, आखिर में आज बैरिस्टर गौहर साहब ने एक दफ़ा फिर कहा इमरान खान साहब ईद से पहले जो है वो रिहा हो जाएंगे। आपको रिहा होते देख रहे हैं? आप बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर भी हैं पॉलिटिशियन के साथ साथ। चले जी, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उम्मीद किसी की भी जो है वो नहीं टूटनी चाहिए। जो आदमी जेल में हो, हम भी जेल में रहे हैं, बाहर रहे हैं, तो मैं तो इस मौके के ऊपर जो है वो बिल्कुल हर किसी को उम्मीद रखनी चाहिए कि वो उसे रिहाई मिले। तो अगर वो रख रहे हैं तो ठीक है, उसके मुताबिक अपना अमल भी बेहतर करें तो अल्लाह करे कि उनके मामलात जो हैं वो दुरुस्त हों। राना सनाउल्लाह खान साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी हमें ज्वाइन करेगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाजिया मरी साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा, बिलावल साहब की सरबराही में जो डेलीगेशन है उनकी तैयारियां क्या हैं और कब तक जो है वो, मेरा ख्याल है फर्स्ट वीक ऑफ जून में तो वो जा रहे हैं, लेकिन प्लान क्या है? क्या सब कुछ अभी फाइनल हो चुका है? उनकी ब्रीफिंग्स वगैरह खत्म हो चुकी हैं? बहुत शुक्रिया आदिल। बिल्कुल
पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, आपने देखा है कि बिलावल साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तब भी उनका होमवर्क कंप्लीट रहता था और दुनिया के साथ उन्होंने इंगेज किया बड़े क्रूशल टाइम्स के ऊपर, जब पाकिस्तान में 2022 के फ्लड्स थे, दुनिया में और भी चीज़ें हो रही थी, लेकिन दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की उस बहुत बड़े नुकसान की तरफ जिस तरीके से बिलावल साहब अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स के थ्रू लाए, उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। और अब भी वो जो जा रहे हैं वो पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं। उनकी जो अपनी कन्विक्शन है उससे तो आप वाकिफ़ हैं, बड़ी क्लियर है उनकी तमाम कन्विक्शन, और इस हवाले से जो मोफा में ब्रीफिंग्स उनकी थी और जो उनको मज़ीद अपडेट लेनी थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की साइड से, वो भी उन्हें मिल चुकी है। और बस अब अनकरीब वो रवाना होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का केस, पाकिस्तान का मुकदमा वो दुनिया के आगे रखेंगे, जिस तरह उन्होंने पहले भी फॉरेन मीडिया को इंगेज किया जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान का केस बड़ा क्लियर था, पाकिस्तान को बिला वजह घसीटा जा रहा था, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही थी, पाकिस्तान हैड नथिंग टू हाइड एंड हैज़ नथिंग टू हाइड। और इसीलिए बिलावल साहब का केस मैं समझती हूँ बहुत मजबूत है, पाकिस्तान का जो केस है वो बहुत मजबूत है, जिसे अब बिलावल साहब दुनिया के फोरम पे जाके रखेंगे, इंशाल्लाह पेश करें। अच्छा शाहजे, बताएगा कि क्या ये डेलीगेशन है ये मुख्तलिफ ममालिक में अलग अलग डेलीगेशंस जाएंगे, या ये फैसला हो चुका है कि बिलावल साहब की सरबराही में ये डेलीगेशन जहां जाएगा इकट्ठे जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल है कि टाइम को मद्देनजर रखकर चीज़ों को हैंडल किया जाएगा। आप जानते हैं कि अब बजट सेशन भी आ रहा है और बजट सेशन में भी बिलावल साहब की मौजूदगी बहुत ज़रूरी होगी। वो एक पार्टी के हेड भी हैं, तो वो बजट से भी जो है कंसर्न रहते हैं कि उसमें जो एलोकेशंस हैं या उसमें जो आवाम के लिए रिलीफ है वो है नहीं है, कहाँ उनको अपनी बात करनी है, कहाँ थोड़ा गवर्नमेंट को पुश करें, या वो अगर गवर्नमेंट कोई इस तरह का स्टेप ले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बिलावल साहब को ऑन बोर्ड ले। तो बिलावल साहब हैज़ बीन वेरी कंसर्न्ड अबाउट द बजट प्रोसेस हमेशा से, और इसीलिए वो चाहेंगे कि वो बजट सेशन भी अटेंड करे। तो मैं समझती हूँ कि जो भी चीज़ इस स्टिपुलेटेड टाइम में होगी वो उसी तरह मैनेज करेंगे। आइडियली तो ये अच्छा हो कि बिलावल साहब खुद हर जगह जाएं और एक ही डेलीगेशन हो, लेकिन अगर वक्त ये अलाउ नहीं करेगा, गिवन कि बजट भी आ रहा है जून की पहले हफ्ते के बाद फौरन, तो मेरा ख्याल है कि उसको फिर उसी तरीके से हैंडल करेंगे। बट सारा मकसद ये है कि पाकिस्तान का नैरेटिव जो बड़ा वाज़े तौर पर दुनिया के सामने आ चुका है, अब उसको मज़ीद हमें मेरा ख्याल है जाकर लोगों को फिजिकली भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि बिलावल साहब ने जिस तरीके से फॉरेन मीडिया में इस पिछले जो कुछ दिन गुजरे हैं उसमें बात की है, उससे आपने देखा है कि हमने हमारा जो नैरेटिव है वो प्रिवेल किया है बड़ा कामयाबी के साथ। और इसमें मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरीके से DGISPR ने और हमारी जो दीगर इदारे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजाइज किया वो भी जो है वो तारीफ के लायक है। हमने, मेरा ख्याल है कि एक अरसे के बाद, क्योंकि हम ये तो कहते हैं जी हमारा ये नैरेटिव है, लेकिन हमारा नैरेटिव उस तरह प्रिवेल नहीं कर सका, तो इस मर्तबा हमारा नैरेटिव प्रिवेल किया है, जिसमें बिलावल साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड आई थिंक उनकी ये तमाम तर जो कारकर्दगी है, इसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने सही इंतखाब किया कि बिलावल साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो आगे भी हमारा जो नैरेटिव है वो दुनिया के आगे रखें। अच्छा शाहजी, आपने बजट की बात की, तो आपसे पहले राना सनाउल्लाह साहब को हमने इंटरव्यू किया। वो उस कमेटी का हिस्सा हैं जो कि बजट की सिफारिशात जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को क्या अभी तक ऑन बोर्ड लिया गया, या इन कमेटियों में तो आप भी, चूंकि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ठीक है काबीना में आप शामिल नहीं हैं, लेकिन अगर बजट अनाउंस कर दिया जाए और उसके बाद फिर आप उस पर एतराजात उठाएं, तो ये तो फिर इत्तेहादियों वाला काम ना हुआ ना?
नहीं, इसीलिए आइडियल सिचुएशन हमेशा ये होती है कि अगर आप किसी की सपोर्ट लेकर हुकूमत में आए हैं तो आपको चाहिए कि एक तो उनके सपोर्ट का एहतराम करें और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी वो बड़ी क्लियर है और उसको तो बाकायदा लिखत में भी चीज़ें आ गई थी कि जी इन चीज़ों पर हम अग्री करते हैं। उनकी जानिब से ये एश्योरेंसेस थी, हम तो कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते थे, हम तो गवर्नमेंट बनाने नहीं जा रहे थे, गवर्नमेंट बनाने तो नून जा रही थी, तो ये एश्योरेंसेस नून ने देनी थी और नून ने दी। लेकिन पिछले बरस हमने देखा कि बजट से पहले जो चीज़ें उन्होंने करनी थी, जिसका उन्होंने हमें कमिटमेंट या वादा किया था, वो पूरी नहीं हुई, जिस पर यकीनन तशवीश हुई। हम नहीं चाहते थे कि इस तरह माहौल बने, लेकिन माहौल बन गया क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है, मैं समझती हूँ कि एक मैच्योर रोल उस वक्त भी अदा किया और पीपल्स पार्टी के एतराज़ात को उन्होंने समझा और उसको एड्रेस किया। गो के अगर पहले हो जाता तो मैं समझती हूँ कि इतना मसाइल भी नहीं होते। इस मर्तबा डायलॉग तो हो रहा है, कुछ एक आध मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी कुछ चीज़ें फ़ाइनल नहीं हैं और मैं समझती हूँ कि आने वाले बजट तक वो चीज़ें फ़ाइनल हो सकती हैं। सो इसलिए हम उम्मीद नहीं हारते, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स पर हमारी कंसर्न है, अब जैसे मिसाल के तौर पर आप ये ले लें, जो कराची पोर्ट से लेकर ये पूरा सखर तक जो रोड बनना है, आप जानते हैं एक अरसे से आवाम को ये रोड चाहिए। मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं तमाम लोगों की बात कर रही हूँ जो इस रोड पर सफर करते हैं। चंद हफ्तों पहले पीएम साहब ने ऐलान किया था कि वो बनाएंगे हम। देखिए, पीएम साहब ने ऐलान अपनी जगह किया है, लेकिन उस ऐलान को ट्रांसलेट होना इनटू एक्शन। और अगर हम फिर देखेंगे पीएसडीपी में उसके लिए खातिर खा रकम नहीं रखी गई तो फिर अगेन ये तकलीफ दे बात होगी। अब इतना बड़ा रोड है जो कि पाकिस्तान का रोड है, इसको कोई ऐसा ना समझे कि ये किसी एक सूबे का रोड है। देखिए, डेप्रिवेशन या एक तशवीश तब होती है कि जब आप पाकिस्तान में वो बड़े बड़े रोड छोड़ दें जो सिंध में मौजूद हैं, लेकिन आप कोई और मखसूस जो है इलाके का रोड बना दें। तो मैं कंपेयर नहीं करना चाहती, लेकिन चूंकि ऐसे मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं आदिल, इसीलिए फिर ये मैटर ऑफ कंसर्न होता है। अब ये जो M9 आप जिसे कहते हैं बड़ा रोड, बड़ा पहले भी एक इसको मोटरवे करके जो है वो उसका फीता काटा गया, फिर तस्लीम किया गया कि ये मोटरवे नहीं था, क्योंकि हम तो कहते थे ये मोटरवे नहीं है, हम तो कहते थे कि जो हमारा हाईवे है उसकी सिर्फ मरम्मत की गई है, मगर मरम्मत भी अच्छी नहीं की गई। इसको इतने अरसे बंद रखा गया, इस पे इतना लोगों की जानें गई हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, एम्बुलेंसेस फंसी रही हैं। एक पीरियड था जब ये मरम्मत हो रही थी, लेकिन मरम्मत भी जो हुई है हमने देखी है, सत्यानाश उस रोड का हुआ है। और यही हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा करे। हमने कोई चांद तारे तो नहीं मांगे ना फेडरल गवर्नमेंट से, हम तो आवाम के मसलों पर तवज्जो उनकी दिलाना चाहते हैं। और इसी तरीके से जो फेडरल पीएसडीपी है उसमें इक्वल बुनियादों पर डेवलपमेंट होनी चाहिए। कोई मुल्क का एक कोना जो है अगर वो डिप्राइव होता है तो उसकी डेवलपमेंट डिप्राइव होती है, और पाकिस्तान का आइन इक्वल डेवलपमेंट की बात करता है, और इसीलिए इस तरह के फोरम्स आइन में दिए गए हैं, और इन फोरम्स पे इस तरह की चीजें जरूर तय पानी चाहिए और होनी चाहिए। अगर हम आइन के रूह से काम करना चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान को इक्वल डेवलपमेंट देनी चाहिए, और मैं समझती हूँ कि जब पीपल्स पार्टी एक हुकूमत की सपोर्ट कर रही है तो उनको ये समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी आइन को वायलेट नहीं होने देगी, आइन को वायलेट नहीं होने देगी। 30 सेकंड रहते हैं शाजी, आखिर में जरदारी साहब की स्टेटमेंट के बिलावल भुट्टो जो हैं वो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्या शहबाज शरीफ साहब को आप घर भेज रहे हैं या वो इलेक्शंस के बाद की बात कर रहे हैं कि उसके बाद बिलावल बनेंगे? देखिए, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना वजीर आजम बनाने का मौका मिलेगा तो हमारे वजीर आजम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, और ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी में हो चुका है, और तमाम सीईसी के अरकान ने अपना भरपूर एतमाद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर वजीर आजम की कुर्सी संभालने के एतबार से, जिम्मेदारी संभालने के एतबार से कर दिया है। तो ये तो अब हमारे लिए एक आगे का एक फ्यूचर का पाथ है जो हमने डिसाइड कर लिया है। तो इसमें जरदारी साहब उसी चीज़ को रीइटरेट कर रहे हैं, उसी चीज़ को दोबारा दोहरा रहे हैं। हमें इस मर्तबा चूंकि 2024 में जो इलेक्शंस हुए हैं, हमारे पास अददी एतबार से वो पोजीशन नहीं थी, और हमने
कभी भी मांगे तांगे की हुकूमत या ज़बरदस्ती की हुकूमत हम कभी नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल क्लियरली हमारी लीडरशिप ने कहा था कि अगर हमारे पास नंबर्स होंगे तो हम गवर्नमेंट बनाएंगे, अगर नंबर्स नहीं है तो जिसके पास नंबर्स है वो गवर्नमेंट बना ले, और अगर वो हमसे बात करें तो हम सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान की सियासी स्टेबिलिटी के लिए और मौशी स्टेबिलिटी के लिए। अब जब हमें मौका मिलेगा, हमारे पास ये पोजीशन होगी, ये कंफर्ट होगी कि हम हुकूमत बनाएं, तो वफाकी हुकूमत में हमारा वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी ही होगा। शाजिया मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह प्रोग्राम में तस्करा भी हुआ और आपको पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में एक वफ्द बनाया है, जिसमें शरी रहमान हैं, उसके अलावा हिना रब्बानी खर हैं, खुरम दस्तगीर हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं और 2-3 सीनियर डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर पाकिस्तान का जो केस है, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, वो दुनिया के सामने रखेंगे। और ये उसके जवाब में किया गया जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने शशि थरूर की सरबराही में एक डेलीगेशन बनाया, जो कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो जा चुका है, अपने दौरे का वो आगाज़ कर चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब पार्टी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ से वाबस्ता हैं और हमारे रेगुलर गेस्ट भी हैं, मारूफ कॉलमिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो सर ये बताइएगा कि यहाँ पर दो जो है पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो ये है कि ये डेलीगेशन जो है ये इकट्ठा ट्रैवल करे, और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये डेलीगेशन जो है ये मुख्तलिफ कैपिटल्स में जाए, 2-3 छोटे छोटे डेलीगेशंस बन जाएं। तो पहले तो ये बताइएगा कि मोस्ट इफेक्टिव क्या होगा, और मैसेज पे भी फिर आते हैं बाद में। बहुत शुक्रिया आदिल, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में दैट डज नॉट मैटर। देखें, एक तो ये जो डेलीगेशन है बहुत केपेबल लोग हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि वजीर आजम खुद भी जो है वो ऑलरेडी मसलन तुर्की गए और दूसरे। तो मेरे ख्याल में ज्यादा अहम ये है कि ये जाएं, अब शुरू करें। मेरा अपना ये ख्याल है कि थोड़ी सी पहले ही देर हो गई है, इसके अनाउंस करने में भी देर हो गई है। हमें भारत का वेट नहीं करना चाहिए था, और ना ऐसा लगना चाहिए कि क्योंकि गए वो गए तो हम गए। चाहे वो साथ जाएं, चाहे वो अलग जाएं, लेकिन आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट क्विकली, इसलिए कि इन अ वे इन चीज़ों की हाफ लाइफ बड़ी कम होती है। ट्रंप साहब का इंटरेस्ट हो या बाहर की दुनिया का इंटरेस्ट हो, उसमें भी उनको भी दूसरे मसले आ जाते हैं ना। गजा का जो सिचुएशन है वो डिस्ट्रैक्ट करती है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं मतलब उस पर अटेंशन होती है। यूक्रेन में जो चीज़ें हो रही हैं, अगर आप अमेरिका में बैठे हैं तो ट्रंप साहब को खुद इस वक्त उनके क्रिप्टो के हवाले से काफ़ी स्कैंडल्स का सामना हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। सो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, जहां तक हमारी इतलात है, बल्कि मेरी खुद बिलावल साहब से बात हुई थी प्रेसिडेंसी में, तो उनका कहना था कि फर्स्ट वीक ऑफ जून से जो है हम इसका आगाज कर रहे हैं। अब चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेट चले जाएं, लेकिन आपकी बात के बस चले जाएं। तो अब ये बताइएगा कि मैसेज क्या होना चाहिए सर। मैसेज तो आज भी देखें, शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है कि अमन की खातिर हम बात करने को तैयार हैं। नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट है रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। तो क्या होना क्या चाहिए, इस डेलीगेशन की आउटरीच क्या होनी चाहिए? देखिए, मैसेज जो है जनरली बिल्कुल दुरुस्त है और वही होना चाहिए। इन अ वे ये जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा अहम है बनिस्बत भारत के, और उसकी वजह यह है कि ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की हामी हो गई और भारत के खिलाफ हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हुआ सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन थी, पाकिस्तान की जो कारकर्दगी थी, उससे दुनिया में एक हैरानी है, और उस हैरानी ने आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी यूज करें। जो आपका सवाल है कि मैसेज क्या होना चाहिए, तो पहले ये क्या नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए कि जो हम टेलीविजन पे आके अपनी ऑडियंस को देते हैं, वो भी दुरुस्त मैसेज है अपनी ऑडियंस के लिए, लेकिन हमें अपनी ऑडियंस समझनी चाहिए। मैसेज ये नहीं है कि हमने उनके इतने रफेल गिरा दिए या जहाज ये हो गया या हमारी जीत हो गई, वो दुनिया पे साबित हो चुका है। वो मैसेज वो खुद उन तक पहुंच चुका है। अब मैसेज ये है कि हमारा जो मौकफ है उसको हमें एडवांस करना है। मौकफ क्या है? थिंग नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कश्मीर।
राइट कि ताकि ये जो गुफ्तगू है ये सिर्फ इस skirmish की नहीं है, जो रूट कॉज है वो कश्मीर है। कश्मीर, भारत का मौकफ ये है कि जी कश्मीर तो हमने हल कर दिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। पाकिस्तान का मौकफ हैज टू कंटिन्यूसली बी कि अगर आपने कश्मीर का हल नहीं किया तो फिर यू विल कंटिन्यू सीइंग दीज थिंग्स एंड वी डू नॉट वांट दैट। दूसरा मौकफ ये है कि हम रेडी हैं तब बात करने को, किसी से कहीं भी। हम चाहते हैं कि दुनिया जो है बात करे। इन अ वे हमने अगर कुछ देर की वो ये भी कि हमें अब तक ये कह देना चाहिए था ट्रंप साहब को कि यार बताएं कि हमें कहाँ मिलना है। आप जो कहते हैं ना आप मीडिएशन कराएंगे, हम उसके लिए तैयार हैं, कैंप डेविड आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो है भारत को लेके आए। सो वी नीड टू बी द एक्टर जो गुफ्तगू करने को भी तैयार है और मसले का हल के लिए भी तैयार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो ये है कि इंडिया कैन नॉट बी ट्रस्टेड, कि भारत का इतबार नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई वी नीड इंटरनेशनल कम्युनिटी। इतबार क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उन्होंने अब हर बार ना सिर्फ बिला वजह अटैक किया है, लेकिन हर बार अटैक की नौयत जो है उसको वो एस्केलेट करते जाते हैं। और इस बार वो सिविलियन पॉपुलेशन तक बिला वजह, बिला सबूत। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। देखें भारत क्या मैसेज लेके जा रहा है और भारत का क्या मैसेज है, और इन अ वे दुनिया उसको सुन भी रही है। भारत का मैसेज ये है कि टेररिज्म इज इक्वल टू पाकिस्तान। भारत का मैसेज इस skirmish के बारे में नहीं था। भारत का मैसेज ये है कि अगर टेररिज्म होगा इंडिया में, किसी वजह से भी होगा, कहीं भी होगा, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये पाकिस्तान ने किया है और हम इस अजम्पशन पे जो है जंग कर देंगे, हम हालत जंग में। पाकिस्तान का मैसेज हैज टू निगेट दैट मैसेज कि हम टेररिज्म के विक्टिम हैं। वी आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एनीवेयर इन आवर रीजन और द वर्ल्ड। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट, आप एविडेंस के बगैर जो है जब बात करते हैं, दैट इज द थिंग जहां भारत ने मार खाई कि एविडेंस के बगैर इस बार दुनिया ने उनको उस तरह पजीराई नहीं दी जैसे शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। वी हैव, मेरे ख्याल में जिस तरह हमने जंग की कार्रवाई बड़ी क्लियरली एविडेंस के साथ, तस्वीरों के साथ बिल्कुल क्लियरली दुनिया को दिखाई अपनी प्रेजेंटेशंस में, उसी नौयत से वी हैव टू मेक ए सर्जिकल केस, ए क्लियर लीगल केस कि देखो, ए हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, बी हमारे ऊपर टेररिज्म हो रहा है जिसमें वी थिंक कि भारत इज इन्वॉल्व्ड एंड हियर इज द एविडेंस, सी मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम तैयार हैं दुनिया के साथ काम करने के लिए कि इस खित्ते को टेररिज्म से पाक किया जाए एनीवेयर। राइट, सो इन अ वे ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि दुनिया ने भारत का साथ छोड़ दिया, लेकिन जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है उससे हमने अपने इंटरनेशनल इमेज को भी चेंज करना है और दुनिया के और जो भारत का नैरेटिव है उसको हमने हर जगह नेगेट करना है। उस नैरेटिव का ताल्लुक जो है मई की कार्रवाई से, उस नैरेटिव का ताल्लुक यह है कि भारत का क्लेम यह है कि हमारे यहां जब भी कुछ होगा, किसी भी वजह से होगा, कोई भी करेगा, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि वो पाकिस्तान है। एंड दैट, उसकी जो स्टुपिडिटी है इस आर्गुमेंट की, उसको हमने वाजे करना है दुनिया पे एज क्लियरली एंड एज रिपीटेडली एज पॉसिबल। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में जाते हुए खबरें ये आ रही हैं कि हमास ने शायद एग्री कर लिया है यूएस का पीस प्रपोजल, लेकिन इसराइल जो है वो तो बार बार नेतन्याहू यही कह रहे हैं कि जब तक पूरा गजा मैं फतह नहीं कर लूं, हमने आराम से नहीं बैठना, चैन से नहीं बैठना। देखिए, मसला आपने बिल्कुल दुरुस्त हाईलाइट कर दिया। मसला जो है वो हमास अब नहीं रहा, मसला जो है वो नेतन्याहू है। नेतन्याहू इस वक्त जो हैं, आप जो यूरोप से स्टेटमेंट्स आई पिछले कुछ दिनों में, जो अमेरिका से आई, इट इज़ क्लियर कि ही इज़ नॉट लिसनिंग टू एनीवन। और वो आपने लफ्ज़ माइल्ड से इस्तेमाल किया है कि वो जब तक मैं गज़ा को फ़तह ना कर लूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एक खौफनाक सिचुएशन है कि जब तक मैं गज़ा को नीस्त व नाबूद तबाह ना कर दूँ। इन अ वे मेरे ख्याल में जो हम यूरोप और अमेरिका से भी सुन रहे हैं वो इसीलिए सुन रहे हैं कि उनके लिए भी अब ये राइटिंग ऑन द वॉल क्लियर हो गई है। जो आपको और मुझे पहले भी नज़र आता था, अब आपको वो यूरोपियन ओपिनियन में नज़र आता है, वो आपको इवन जो प्रो इजराइल किस्म के होते थे यूट्यूब पे,
उनकी बातों में नजर आता है कि हर एक को ये नजर आता है कि ये जो नेतन्याहू कर रहे हैं, और सिर्फ नेतन्याहू नहीं कर रहे हैं, इजराइल की पब्लिक उन्हें सपोर्ट कर रही है। दिस इज कि हमारी नजरों के सामने एक क़यामत गुजर रही है और द वर्ल्ड इज सिटिंग हेल्पलेस। तो जो आपको यूरोपियन कुछ प्रेशर नज़र आता है, कुछ आपको हल्का से ही नज़र आता है, या आपको अमेरिका से कुछ चेंज नज़र आती है, तो वो एक तरह से मुझे हेल्पलेस लगती है कि वो पुश करना चाह रहे हैं नेतन्याहू को, लेकिन ही इज़ नाइदर रिस्पॉन्डिंग नॉर आर दे विलिंग टू पुश टू द लेवल के जहां उनको मजबूर कर दिया जाए कि ये जो बर्बरियत है इसका इख्तिताम हो। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, बिल्कुल जो आपका तजिया था वो भी दर्दनाक था, वो सिचुएशन वाकई दर्दनाक है। कतर में फ़लस्तीनी तंजीम हमास और अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी जो हैं वो गज़ा जंगबंदी मुआहदे मुसव्वदे पर मुतफ़िक हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक मुजवज़ा मुआहदे में 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। मुआहदे में 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। मुआहदे के तहत 5 यरगमाली जंगबंदी के पहले रोज़ और 5 जंगबंदी के 60वें रोज़ जो हैं वो रिहा होंगे, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप जंगबंदी मुआहदे और गज़ा से इसराइली फ़ौज के इनखला की ज़मानत देंगे। मुजवज़ा मुआहदे में जंगबंदी के पहले रोज़ से गैर मशरूत इंसानी इमदाद की फराहमी भी शामिल है। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकोफ ने मुआहदे का मुसव्वदा जो है वो मंजूरी के लिए इसराइल को भेज दिया है। दूसरी जानिब गज़ा पर इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमले और ज़मीनी ऑपरेशन जारी है। इसराइली फ़ौज की जारियत और बर्बरियत की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमलों में कम अज़ कम 23 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक सीनियर रेस्क्यू सर्विस एहलकार और एक सहाफ़ी भी शामिल हैं। ये फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले गज़ा पट्टी के जुनूब में खान यूनिस से लेकर शुमाल में जबालिया और वस्ती गज़ा की जो पट्टी है उसमें नसीरात के इलाके तक किए गए हैं। इसराइल और हमास के दरमियान तकरीबन 2 माह तक जारी रहने वाली जंगबंदी के बाद से गज़ा में अस्करी कार्रवाइयाँ जो हैं इसराइली फ़ौज ने बर्बरियत वो दोबारा शुरू कर दी हैं। इस वक्त अब तक वहाँ कम अज़ कम 3747 अफराद उस वक्त तक शहीद हो चुके हैं, जबकि गज़ा के सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गज़ा पट्टी के 77% इलाके पर कब्जा किया हुआ है, जो ज़मीनी दरअंदाजी, फ़िज़ाई हमलों, जबरी बेदखली और शहरी इलाकों में फ़ौजी तैनाती के जरिए हासिल किया गया। इस कब्जे से फ़लस्तीनी शहरियों को उनके घरों, ज़मीनों और इमलाक तक रिसाई से रोक दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया है कि वो इसराइली तोसी को रोकने के लिए इक़दाम करें। आपको याद दिलाते चले कि गुज़श्ता हफ्ते एक ऐसे में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि इसराइली फ़ौज गज़ा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने तक लड़ती रहेगी। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि गज़ा में लड़ाई शदीद है, हम पेशरफ्त कर रहे हैं और हम गज़ा की पट्टी के तमाम इलाके का कंट्रोल संभाल लेंगे। इसराइली वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने गज़ा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे और ज़रूरत पड़ने पर इसराइल की जानिब से फ़ौजी हुक्मरानी का भी मुतालबा किया। तो नाज़रीन, वक्त चाहते का जिसके बाद लाहौर कलंदर जो है एक दफ़ा फिर फातेह बन चुकी है पाकिस्तान सुपर लीग की। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 के फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त देकर तीसरी बार टाइटल अपने नाम किया और इस शानदार जीत के साथ लाहौर कलंदर ने T20 का नया रिकॉर्ड भी बनाया। लाहौर कलंदर ने T20 क्रिकेट के किसी भी फाइनल का सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो चेस किया और पहली मरतबा किसी T20 फाइनल में कोई टीम इतना बड़ा हदफ अबूर कर पाई। इससे पहले सबसे कामयाब चेस जो है वो 200 रन का IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम था। लाहौर कलंदर्स ने किसी भी T20 फाइनल में 200 से ज्यादा रन का हदफ अबूर करने वाली ये पहली टीम बन चुकी है। इस इवेंट और मैच में अहम किरदार अदा करने वाले लाहौर कलंदर के सिकंदर रजा की मैच से 10 मिनट पहले ही फिल्मी अंदाज में एंट्री हुई। इंग्लैंड के 5:30 बजे मुझे समीन भाई की कॉल आई कि फ्लाइट करवा रहे हैं, जल्दी से पकड़। तो मैंने पूछा फ्लाइट कितने बजे की है, तो कहते हैं 9:30 बजे की है। मैंने कहा मैं नॉटिंघम में, कहते हैं बर्मिंघम से पकड़, 1.5 घंटे की ड्राइव है, जल्दी कर। तो बस वहाँ से फिर मैं भागा हूँ, होटल आया हूँ, सामान भी पैक नहीं किया, बस बैग में फेंका है। दोस्त को फ़ोन किया है, वो मुझे नॉटिंघम से बर्मिंघम लेके आया, वो फ्लाइट पकड़ी, फिर 1.5 घंटा गाड़ी चला के अबू धाबी आया, इतिहाद पकड़ी, फिर लाहौर पहुंचा, 6:50 पे फ्लाइट लैंड हुई, 7:20 पे चेंजिंग रूम में आया, 7:25 पे नीचे नेशनल एंथम के लिए और 7:30 बजे पहला बॉल।
PSL 10 से पाकिस्तान को कौमी टीम के लिए कौन से नए खिलाड़ी मिले और कौमी टीम के अहम खिलाड़ियों की PSL में कारकर्दगी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जनाब याया हुसैनी। याया, बहुत शुक्रिया। PSL इख्तिताम पजीर हुआ, कामयाब रहा। लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस उसमें काफी शानदार रही। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 की अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में कलंदर की टीम चैंपियन जरूर बनी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में अगर खेल की हम बात करें, लीग मुकाबलों में परफॉर्मेंस की हम बात करें तो वो टीम पर्पल कोयटा ग्लैडिएटर की बड़ी शानदार रही। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा लीग मैच उन्होंने जीते, लेकिन नॉकआउट मरहले में लाहौर कलंदर ने अपने 100% रिकॉर्ड को मेंटेन किया। इससे पहले लाहौर कलंदर 2022 और 2023 में कद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेल चुकी थी और दोनों मरतबा वो चैंपियन बने थे। एक और चीज जो लाहौर कलंदर की थी, जिसको इस बार भी उन्होंने मेंटेन किया, वो ये कि जब भी उन्होंने आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल की है वो फाइनल खेले हैं। 2020 में वो कराची से फाइनल खेले थे, 2022 में वो मुल्तान से फाइनल खेले थे और 2023 में वो मुल्तान ही के मुकाबले पर फाइनल खेले थे। इस बार जब उन्होंने चौथी मरतबा 4 टीमों में जगह हासिल की तो इस बार भी उन्होंने फाइनल में जगह हासिल की और वो एक बार फिर चैंपियन बनने में कामयाब रहे। ओवरऑल अगर आप लाहौर कलंदर की कारकर्दगी की बात करें तो इस टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर के ड्रेसिंग रूम में जो फैसले हुए, खासतौर पर उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना जो कि टीम के मैनेजर भी थे, जिस अंदाज में उन्होंने इस टूर्नामेंट में ड्राफ्ट में खिलाड़ियों का इंतखाब किया और फिर जब पाक भारत जंग के बाद डैरिल मिचेल, सैम बेलिंग, सिकंदर रजा चले गए तो उन्होंने श्रीलंका के 2 खिलाड़ियों राजा पाक से कौशल परेरा और बांग्लादेश के एक्स कैप्टन शकीबुल हसन का इंतखाब किया और फिर उन्होंने टेस्ट मैच के बाद सिकंदर रजा को इंग्लैंड से जो है वो हंगामी तौर पर पाकिस्तान बुलाया। ये वो फैसले थे, ये वो चीजें थी जो कि इस टीम की कामयाबी में इंतहाई। याया, हमने देखा PSL से हमेशा नया टैलेंट आया, इस बार PSL में कोई ऐसे प्लेयर्स, इमर्जिंग प्लेयर्स ऐसे आपने देखे जो कि टीम में आगे जाके जगह बना सकते हैं? कोई शक नहीं आदिल, 2025 पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान को सिर्फ टैलेंट नहीं मिला है, पाकिस्तान को मॉडर्न डे क्रिकेट के तकाज़ों के मुताबिक खेलने वाले खिलाड़ी मुयस्सर आए हैं। अगर मैं बात करता हूँ मुल्तान सुल्तान की तो यासिर खान, मास सदाकत जैसे प्लेयर यहाँ पर सामने आए हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ पेशावर ज़ल्मी की तो यहाँ से आपको अली रजा जैसा बॉलर मिला है। अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर की बात करता हूँ तो इस टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी 399 रन स्कोर करने वाले हसन नवाज, ख्वाजा नाफे, हसीबुल्लाह को अगरचे मौका नहीं मिला, फिर अबरार अहमद ने बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। अगर मैं चैंपियन टीम लाहौर कलंदर की बात करता हूं तो लाहौर कलंदर की दरियाफ्त, उनके PDP प्रोग्राम की दरियाफ्त, पारा चनार के जारहा मिजाज ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद नईम, फिर उसके अलावा बाएं हाथ के बॉलर सलमान मिर्जा। उसके अलावा अगर मैं कराची किंग्स की बात करता हूँ तो कराची किंग्स के लिए पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कैप्टन मिर्जा सादबेग खेले, अगरचे उनको विकेट कीपिंग का मौका नहीं मिला टीम साइफर्ट की मौजूदगी में, बट कराची किंग ने उनको जो मौके फराहम किए, उन्होंने परफॉर्मेंस तो इतनी काबिल जिक्र नहीं पेश की, लेकिन जो उनका इंटेंट था वो बहुत पॉजिटिव नजर आया। तो अब बात दरअसल ये है कि कुछ खिलाड़ियों को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मौका दिया गया है, कुछ खिलाड़ी पाइपलाइन में हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इन खिलाड़ियों को अपने साथ लेकर चलता है, इंटरनेशनल क्रिकेट के कैनवस पर इन खिलाड़ियों को मौका फराहम करता है, इन खिलाड़ियों की अहलियत और सलाहियत के मुताबिक इनको मौके फराहम किए जाते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर महफूज। अच्छा, ये बताइएगा PSL में इंफरादी परफॉर्मेंसेस तो बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन जब यही खिलाड़ी कौमी टीम में आते हैं तो परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं रहती। क्या वजह उसकी क्या है, क्या कमी रह जाती है? वजह फरमाया आपने कि ये खिलाड़ी वो कहते हैं ना कि होम ग्राउंड पर तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जब बैनुल अक़वामी सतह पर इनको खेलने का मौके फराहम किए जाते हैं तो वहां पर ये उस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाते। आपको एक बात अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी आते हैं गैर मुल्की सतह पर वो आप कहें कि बेहतरीन इंतखाब तो होते हैं, लेकिन बहरहाल अपने घर में खेलने का जो एक स्टाइल है, मजा है, अपने खेल घर में तो हर कोई शेयर होता है, लेकिन जब आप बैनुल अक़वामी क्रिकेट में जाते हैं तो यहाँ पर तो गैर मुल्की एक आध खिलाड़ी आपको खेलने को मिलता है। वहां पर एक कंबाइंड टीम के साथ आपका मुकाबला होता है, एक सोच के साथ आपका मुकाबला होता है, एक हिकमत अमली के साथ आपका मुकाबला होता है।
तो वहां के लिए डेफिनेटली आपने वजह फरमाया कि अभी मेहनत की जरूरत है, और जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू में इस बात का खुलासा किया कि इन खिलाड़ियों को मौके फराहम करने पड़ेंगे। बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अभी इन खिलाड़ियों को अपने मसल्स शो करने हैं, अपनी खामियों पर काम करना है। तो आप इनको मौके देंगे तो ये खिलाड़ी भी पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ियों की तरह अपने आप को मनवा। हुसैनी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाह ज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।